नमस्कार, हमारे इस खास शो में आपका स्वागत है। देश में जब जब आंतरिक सुरक्षा की बात होती है तब तक कई चुनौतियां सामने लगती हैं, चाहे वो हम बात कर लें आतंकी घटनाओं की बात कर लें या बात कर लें नक्सलवाद की घटना या देश में आंतरिक शांति की बात कर लें। लेकिन पिछले कुछ साल ऐसे रहे हैं जो बताते हैं कि तमाम क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धि हुई है, चाहे नक्सलवाद का मामला हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर में आंतरिक सुरक्षा और घटनाओं का मामला हो, या पूरे देश में देखें तो जिस तरह से माहौल बदला है। और इसी मसले पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, सरकार के 2 साल पूरे हो रहे हैं, ऐसे वक्त में अगर हम पिछले 1 साल को देखें तो आंतरिक सुरक्षा के मसले पे कितनी उपलब्धियां रही हैं, कितना हम आश्वस्त हो सकते हैं? देखिए, आज के इस बदला हुआ माहौल में और जिस तरीके से पूरी दुनिया में एक माहौल बदला है, ऐसे में आप देखेंगे तो हिंदुस्तान में हमारा सुरक्षा को लेकर के सरकार की जो नीतियां रही हैं और जो कदम हमने उठाए हैं, वो बिल्कुल आप इसको बहुत ही सफलतापूर्वक हमने सारा चीज़ जो हम चाहते हैं वो हम पाया है, ऐसा मान सकते हैं। क्योंकि आजकल इंटरनेट का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। कोई एक चीज़ को भड़काने के लिए बहुत ही कम समय चाहिए, या देश के उस चोर में बैठ करके, दूसरे पार में बैठ करके भी आप यहाँ गतिविधि को चला सकते हैं। और नेटवर्किंग जो आपका विभिन्न प्रकार के आतंकवादी या कोई भी संगठन है, वो कहीं भी बैठ करके दुनिया में अपने काम को वो चला सकते हैं। ऐसे में हमारा चुनौतियाँ बड़ी हैं और चुनौतियों को हमने स्वीकार किया है, और जिस प्रकार से हमको कदम उठाना चाहिए, ठोस कदम जो उठाना चाहिए था, हमने उठाए हैं। इसलिए गृह मंत्रालय का जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, वैसे तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी गृह मंत्रालय में है, लेकिन खास करके देश का आंतरिक सुरक्षा और अखंडता को बढ़ाए रखने का, उसको बनाए रखने का जो दायित्व है गृह मंत्रालय का, मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और राजनाथ सिंह जी, हम लोग का जो टीम है, बहुत अच्छी तरीके से हमने काम किया है और देश को सुरक्षा देने में हम सब सफलता हुए हैं। सर, सबसे पहले अगर आंतरिक सुरक्षा की बात आती है तो आतंकी घटनाओं और इस तरह के मुद्दे सामने आते हैं, और पिछले सालों में हमने देखा, खासकर पिछले 1 साल में, चाहे गुरदासपुर का मामला हो, पठानकोट का मामला हो, इसमें हमें हमें यहाँ पे एक आतंकी घटना देखने को मिली है। कैसे इन चुनौतियों को लिया गृह मंत्रालय ने और किस तरह से इसको टैकल किया? चुनौतियों का, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, पहले के मुकाबले बहुत बड़ी तादाद में बड़ी है। 1-2 घटना कभी छूट जाता है तो वो दुखद वाली बात है हमारे लिए। हमने जितना कामयाबी पाई है वो हम गिन करके लोगों के सामने नहीं रखते हैं, लेकिन 1-2 कहीं जिसका चूक हो जाता है, जिसका बहुत ही खमियाजा उठाना पड़ता है, नुकसान होता है, उसको लेकर के हम अफसोस रहते हैं। तो चाहे पठानकोट का मामला हो, चाहे गुरदासपुर का हो, चाहे देश के अन्य भागों में कई और घटनाएं होते हैं, तो उसको रोकने के लिए, घटना होने के बाद उसको रोकने के लिए जो ठोस कदम है वो हमने सही तरीके से उठाया है, ताकि भविष्य में और भी ऐसा हरकत वो ना कर सके। तो इसके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं और हमने समीक्षा लिया है। किसी भी घटना के बाद जो तुरंत जो कार्रवाई करना चाहिए, समीक्षा लेना चाहिए, वो हमने तुरंत किया है, और वो बिल्कुल अभी अपने सफलतापूर्वक हम बिल्कुल उसको अभियान में चला के रखा हुआ है। कोई भी घटना हो, उससे सबक सीखता है। तो इन्हीं मामलों से जुड़ा मामला एक सर घुसपैठ का एक मामला सामने आया, और उसमें जो सीमा सुरक्षा बल है उसकी भी चौकसी का मामला, चुस्ती उसका भी मामला सामने आया था। कैसे इस पे ध्यान दिया गया? देखो, घुसपैठ का इस देश में पूरा रोकना संभव नहीं है, क्योंकि इसका हमारा जो सीमा है उसको आप देखिए, कश्मीर से लेकर के गुजरात तक पाकिस्तान के साथ हमारा सीमा लगा हुआ है, और उसमें सीमा का तरीका भी अलग अलग है। कुछ जगह में बिल्कुल वो इंटरनेशनल बॉर्डर है, कुछ जगह में वो लाइन ऑफ कंट्रोल है।
और पंजाब वगैरह इलाका में आप देखेंगे तो पूरा 0 पॉइंट तक जहाँ हमारा फेंसिंग है उसके बाद भी हमारे लोगों का खेती है वहाँ पे, वो सुबह हजारों के तादाद में आना जाना होता है। एक समस्या है। दूसरा समस्या है, आप नेपाल के साथ हमारा कोई वहाँ पे फेंसिंग नहीं है, वो पूरा खुला है, क्योंकि नेपाल के साथ हमारा जो फ्रेंडशिप ट्रीटी है उसके मुताबिक दोनों देशों के बीच में आने जाने में कोई वीज़ा का ज़रूरत नहीं पड़ता है, बस आपको एक डॉक्यूमेंट चाहिए। बांग्लादेश के साथ हमने बहुत आगे बढ़ाया उसको फेंसिंग को लेकर के, लेकिन कुछ जगह ऐसे जहाँ फेंसिंग नहीं बना सकता है, जिसको हम टेक्नोलॉजिकल माध्यम से उसको, जैसे कि लेज़र ट्रैकिंग माध्यम से या किसी और माध्यम से बोटिंग करके हम रिवराइन होते हैं वहाँ पे समीक्षा करने का वो एक प्रक्रिया हमने शुरू किया है। मिज़ोरम साइड में जो बांग्लादेश के साथ सटा है वो बिल्कुल ऐसे जगह है कि फेंसिंग लगाना मुश्किल है, तो वहाँ चौकसी बढ़ा दिया गया है। फिर म्यांमार के साथ जो बॉर्डर है वहाँ फेंसिंग का संभावना नहीं है और एग्रीमेंट में फेंसिंग का भी नहीं है, इसलिए वहाँ खुला है। तो पूरे के पूरे आप देश का तस्वीर देखेंगे तो हमारे जो पड़ोसियों के साथ हमारा जो संबंध है, जो नेचर हमारा बॉर्डर है, पूरी तरह से रोक लगाना मुश्किल है। लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान को लेकर के हम बहुत ज़्यादा सतर्क हैं और दोनों देशों के साथ जो हमारा बॉर्डर है उसमें फेंसिंग किसी भी रूप में पूरा होने का हमने कार्य उठाया है। काफ़ी गैप है जो मैं आपको लंबा गिन के नहीं बता सकता हूं, लेकिन हमने काफ़ी कदम उठा चुके। ठीक है, तो ऐसे में बात हुई थी कि जो बीएसएफ उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन है, वहाँ और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और मंत्रालय ने कदम भी उठाए कि बीएसएफ के जो या जो भी अर्धसैनिक बल है उनके प्रमुखों को ज़्यादा अधिकार, ज़्यादा वित्तीय अधिकार दिए गए। कैसे इसको देखते हैं? जी, हम तो जाते रहते हैं, मैं जहाँ भी जाता हूँ बॉर्डर एरिया में, ज़्यादातर लोग कहते हैं कि ये पहले बार मंत्री आए हैं। कुछ जगह में राजनाथ सिंह जी गए हैं और क्योंकि बॉर्डर मैनेजमेंट में देख रहा हूँ तो मेरा तो और दौरा लगते रहता है। बहुत दिक्कतें हमने देखा है अपने जवानों का, ऑफिसर लोगों के लिए जो काम करना चाहिए बहुत सब पिछली सरकार ने नहीं किया। सबसे पहले हमने उनका जो बेसिक नीड्स है उनका, जैसे कि उनका हाउसिंग का है, 13,000 से ज़्यादा हाउसिंग का हमने यूनिट्स का अप्रूवल करके हमने काम शुरू किया है। उसके अलावा वहाँ जो छोटे छोटे उनका जो दरकारें हैं, उनका जो ज़रूरतें जो चीज़ें हैं उसको हमने अच्छी तरह से समझ करके उसको कार्रवाई उठाया है। बहुत सारा चीज़ है वहाँ जो हमारा, जैसे कि बीएसएफ का है, डायरेक्टर जनरल है, हमारा अन्य जितना भी बॉर्डर सिक्योरिटी जो गार्ड फोर्सेस हमारे पास है, जैसे आईटीबीपी है, एसएसबी है, उन लोगों के लिए कुछ हमने ऐसे पावर भी डीजी और उनके स्तर पर छोड़े हैं जो तुरंत वो अपना कदम उठा सके। इस तरीके से बॉर्डर में रहने वाले हमारे जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस हैं उसके लिए तमाम कदम उठाया है। इसलिए वो लोग भी कह रहे हैं अब कि नया सरकार आने के बाद, मोदी जी के सरकार आने के बाद उन लोगों का जो हौसला है, हमारा सिपाहियों का हौसला है, वो बढ़ा है। सर, इसी से एक जुड़ा मामला ये है कि जिस तरह से हम बात कर लें कि जम्मू कश्मीर की स्थिति पे, वहाँ पे हमने देखा कि काफ़ी घटनाओं में कमी आई है, लेकिन हाल फिलहाल में हमने ये भी देखा कि वहाँ पे जब से वहाँ पे सरकार बनी है तो एक तरह का रोष देखने को हमें मिल रहा है। कैसे इस चुनौती को देख रहे हैं आप? देखिए, आज के ज़माने में कोई पार्टी जब सत्ता में आता है तो जो विरोधी दल होता है वो कोशिश करता है कि इस तरह का समस्याएं लोगों के सामने में खड़ा करें ताकि सरकार को बदनाम हो, सरकार के लिए कठिनाई पैदा हो। इस तरह का कोशिशें करते रहते हैं। हम इसलिए हमेशा कहते हैं कि हम राजनीति में चाहे सत्ता में हो या विपक्ष में हो, सकारात्मक भूमिका हमको निभाना चाहिए। खास करके देश का आंतरिक सुरक्षा को लेकर के हमको बिल्कुल सावधानी बरतना चाहिए। कश्मीर में जब से ये गठबंधन सरकार बनी है पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी का, उसके बाद कई कदम उठाए और साथ में वहाँ सेपरेटिस्ट काफ़ी लोग हैं, हुर्रियत के लोग हैं और कुछ जो परसेंटेज जो हम अगर कहेंगे तो 10% के लगभग जो लोग हैं वो बाहर से काफ़ी आइडियोलॉजिकली इन्फ्लुएंस रहते हैं। जैसे आईएसआईएस का फ्लैग लेकर के कोई खड़ा हो गया ताकि बदनाम हो जाए, टीवी के कैमरे के सामने में खड़ा हो जाता है तो दिखाने के लिए कि वहाँ आईएसआईएस का गतिविधि बड़ी है, इस तरह का, या पाकिस्तान का फ्लैग लेकर के खड़े हो जाते हैं। इस तरह का घटनाएं होते रहे, लेकिन हमने बिल्कुल जब राष्ट्रपति शासन के समय भी हो या अभी जो सरकार बने हैं, यहाँ से केंद्र के गृह मंत्रालय से हमने लगातार निगरानी रखते हुए कहा है कि तुरंत एक्शन होना चाहिए। तो
तो घटनाएं इस तरह को देखने को बहुत ज़्यादा मिला है, लेकिन हकीकत में ज़मीनी पर पहले के मुकाबले घटनाएं बढ़ी हैं ऐसा नहीं है। बिल्कुल, और आंकड़े भी यही बताते हैं। हम बात कर रहे हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू जी से, और हम ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हम बात करेंगे पिछले दिनों जो एक बड़ी सफलता मिली है दिल्ली में, जैश ए मोहम्मद के कई संदिग्धों को पकड़ा गया है, कितनी बड़ी उपलब्धि है और किस तरह का संदेश यहां से मिलता है, इस पे हम बात करेंगे। Now the National News Channel of India, live on your mobile phone. Get the news on the go. Watch top videos, get the latest news and continuous news on your mobile phone. Download DD News app now. Visit the Android Play Store, search for DD News, download the app to your phone. Get the power of information at your fingertips. DD News. Only news, complete news. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। हम खास बात कर रहे हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू जी से। रिजिजू जी, अगर हम देखें तो पिछले दिनों जैश ए मोहम्मद के कई संदिग्ध दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों से पकड़े गए, कहा जा रहा है ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी क्योंकि बड़ी मात्रा में विस्फोटक भी बरामद हुए हैं। क्या इसको एक प्रक्रिया का हिस्सा मान सकते हैं जिस तरह से लगातार कोशिशें हो रही थी? देखिए, हमने सबसे पहले क्या किया, कोई भी चीज़ को सफलता प्राप्त करने के लिए आपका जो उसके बैकग्राउंड का काम वो सही करना चाहिए। तो हमने अपना चुनौतियों को सामने में रखते हुए हमारा जो खुफिया तंत्र है उसको हमने चुरुस्त दुरुस्त रखने का सबसे पहले कदम उठाए हैं। उसके बाद खुफिया एजेंसी का भी बहुत अलग अलग लेवल में उसका काम करने का होता है और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस है। जैसे हमारे पास इंटेलिजेंस ब्यूरो है, उसके बाहर हमारे RNW हैं, फिर राज्य सरकार के पास भी उनके SB ब्रांच होते हैं, फिर विभिन्न संगठन होते हैं जैसे आर्मी के होते हैं, हमारे केंद्र के जो सिक्योरिटी बल हैं उसके पास भी खुफिया विंग्स होते हैं। हमने सबको एक कोऑर्डिनेशन करने का सबसे पहले प्रयास किया। जो हमारे पास मैक है, मल्टी एजेंसी सेंटर, उसमें जितना खुफिया एजेंसियों का जो आदान प्रदान करने का, जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को शेयर करने का जो प्रक्रिया है उसको हमने बहुत अच्छा तरीके से उसको पहले अपनाया है। तो उसका नतीजा क्या हुआ, जैसे भी कोई भी आतंकवादी, कोई भी संगठन यहाँ किसी को भेजता है, कोई मॉड्यूल बना करके दिल्ली में आता है, उसका इन्फॉर्मेशन दिल्ली पुलिस और जो प्रशासन के पास तुरंत पहुँच जाते हैं। उसी का नतीजा है कि दिल्ली पुलिस ने जो छापा मारा और लोगों को पकड़ा। इस तरीके से, क्योंकि अब आने जाने का सिलसिला इतना ज़्यादा है आज के दिन में, रोक नहीं सकते उसको। अब उसको चेक कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल रोक नहीं सकते हैं। इसलिए हमने अपने जो खुफिया तंत्र है, चाहे वो स्टेट लेवल के मल्टी एजेंसी सेंटर हो या नेशनल लेवल में मल्टी एजेंसी सेंटर हो, हमने जो शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन को, जैसे अंग्रेजी में हम कहते हैं कि सीमलेस इंफॉर्मेशन शेयरिंग, बिल्कुल उसको हमने स्मूथ, बहुत ही अच्छी तरह से लोगों के बीच में कैसे विभिन्न संगठनों के बीच में एक सामान्य प्रकार का उनका रिश्ता रहे, वो हमने प्रक्रिया को अपनाया, जिसका नतीजा सफलतापूर्वक जो आपको ये सामने में देखने को मिल रहा है। सर, एक मसला ये भी रहता है कि जिस तरह से सीमा पार से जो तमाम तरह की घुसपैठ या जो इस तरह की घटनाएं होती हैं, पाकिस्तान के साथ हमने काफ़ी सहयोग करने की कोशिश की, पठानकोट के मामले पे हमने देखा, लेकिन क्या लगता है वो सहयोग वापस दोबारा नहीं मिल रहा उस तरह से, बीच बीच में पूरा प्रक्रिया है वो रुक जाती है, ऐसा लगता है? देखिए, ये बहुत ही पेचीदा हुआ मामला है। भारत का तो आपने रुख, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो कदम है, उनका इच्छा, उनका कहने का जो तरीका होता है, या उनका देशवासियों के बीच में किस तरीके से अपना बयान करते हैं, अपना विचार रखते हैं, वो बिल्कुल साफ हिसाब से देश को आगे ले चलना चाहता है। और पाकिस्तान का क्या रवैया है, कैसे वो आप सबको देखने को मिलता है, मुझे इस विषय में, क्योंकि ये विदेश मंत्रालय का विषय में ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन हमारे सरकार, हमारा प्रधानमंत्री, हमारा सरकार मजबूत है। कदम हम बिल्कुल साफ तरीके से आगे बढ़ाते हैं। लेकिन पाकिस्तान का जो मामला है, अभी पाकिस्तान प्रधानमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री जी के बीच में जो बात कुछ होते हैं, लेकिन वहाँ के प्रधानमंत्री को कितना वहाँ का आर्मी या वहाँ के जो
आय वगैरह जो है और वहाँ के जो दबाव में काम करने के एक वर्षों से प्रक्रिया चलते आया है, वो कितना दम है वो सबको देखने को मिलता है। इसलिए ज़्यादा कहने का नहीं, लेकिन हमारे सरकार की तरफ से साफ हमारा नीति है। बिल्कुल सर, और उत्तर पूर्व की हम बात करें, वहीं से आप आते भी, हमने देखा वहाँ भी जो है तमाम जो हिंसक गतिविधियाँ थी उसमें काफ़ी कमी आई है और हम जानते हैं शांति की प्रक्रिया भी आगे बढ़ी है। हम जानते हैं NSCN नागा समूह के साथ बातचीत आगे बढ़ी है। कैसे इसे हम समझ सकते हैं? पूर्वोत्तर का जो समस्या है वो देश का सबसे बड़ी समस्याओं में से है। पिछली 2 साल में हमने बहुत कुछ प्राप्त किया है। आंकड़े में जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मुख्य रूप से जैसे आसाम, पूरे आसाम के अंदर में आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट लगा हुआ है, लेकिन कोई घटना सामने में नहीं आया जिससे आसाम के राज्य सरकार या कोई वहाँ के जो स्थानीय कोई भी संगठन है वो कहें कि ये एक्ट को हटाना चाहिए। यानी कि बहुत हद तक वहाँ का जो समस्या है उसका हल हुआ है। अब बोडोलैंड का मसला देखिए, पिछले करीब अब 1.5 साल होने वाले हैं जो ऑपरेशन चलाया था नेशनल बोडोलैंड फ्रंट के जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके खिलाफ, वो बहुत ही अच्छी तरह से प्रभावशाली रहा है। और मणिपुर में भी सिचुएशन अब सुधरने को देखने को मिल रहा है। नागालैंड में बहुत अच्छी तरह से हमारा जो समस्या है उसको हल करने का रास्ते में हम चल रहे हैं। त्रिपुरा में तो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को हटा दिया गया है। मिजोरम में शांति आ गया है। अरुणाचल में बहुत बदलाव आ गया अच्छी तरह से। वो जो ईस्टर्न अरुणाचल में 3 जिले में प्रभावित थे वहाँ कुछ समस्या अभी भी है, लेकिन पूरे ओवरऑल सिचुएशन में बढ़ोतरी हुआ है। और उसके बाद में आप मेघालय में देखेंगे तो जो गारो हिल साइट है उसको छोड़ के बाकी जगह अभी शांति बनाए हुए हैं। तो पूरे हिसाब से आप पूर्वोत्तर को देखेंगे तो हमारे सरकार आने के बाद वहाँ लोगों में कॉन्फिडेंस आया है, बहुत से लोगों का सरेंडर भी हुआ है मिलिटेंट्स का, और ओवरऑल सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहाँ पे शांति बहाल करने में सफलतापूर्वक अपना काम किया है। एक चीज़ और हमें देखने को मिला है खुद प्रधानमंत्री और मंत्रालय की तरफ से भी कि शांति की प्रक्रिया, बातचीत की प्रक्रिया, उसको एक बढ़त मिली है। जी, अभी सबसे बड़ी बात जो सामने में आता है वो नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड जो IM ग्रुप है उनके साथ शांति वार्ता हमने शुरू किया है, एक नया इंटरलोक्यूटर बना करके। अभी हमने रिव्यू मीटिंग लिया है, रिसेंटली भी मैंने लिया है, इससे पहले भी लिया है, बहुत आगे बढ़े हैं। तो उसमें 1-2 बातें जो है जिसमें फंसा हुआ है उसका भी हल निकल जाएगा, लेकिन मोटे मोटे बाकी चीज़ों के ऊपर में लगभग दोनों पक्षों के बीच में एग्रीएबल है, दोनों उसको मान्यता दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि नागा जो खास करके NSCN IM के साथ जो बातचीत चल रहे हैं उसका हल जल्दी से जल्दी निकलेंगे, ऐसा मेरा उम्मीद है। सर, अब एक हम बात करें जो एक बड़ा थ्रेट रहा है इंटरनल सिक्योरिटी के लिहाज से, वो है माओवाद, नक्सलवाद का एक मामला रहा है। हम आंकड़े बताते हैं कि उसमें भी भारी कमी आई है और पिछले कुछ दिनों में बहुत आत्मसमर्पण भी हुए हैं। क्या इसे हम समझ सकते हैं कि जिस तरह की विकास की कोशिशें हुई हैं, क्या ये उसका परिणाम है? देखिए, हमने जो माओवादी समस्या है उसको निपटने के लिए 3 फ्रंट से हमने काम किया है। पहले तो विकास, गांव दूर दराज आदिवासियों के बीच में विकास आना चाहिए। ये सारा जो मूवमेंट चल रहा है माओवादी, ये विकास नहीं पहुंचाने का कारण भी है, तो इसको वो लाभ उठाते हैं। हमारे ब्रिज नहीं बना, स्कूल नहीं बना, हॉस्पिटल नहीं बना, तो उसके वजह से आंदोलन होता है। तो सरकार का पहला प्राथमिकता है कि लोगों के गांव दूर दराज तक विकास को पहुंचाए, चाहे वो रोड हो, बिजली हो, टेलीकम्युनिकेशन लाइन हो, हर चीज़ लोगों के पास पहुंचना चाहिए। उसके बाद हमने सिक्योरिटी को ध्यान दिया है कि हमारा जो सिक्योरिटी फोर्सेस जो वहाँ लोगों के लिए, जो इनोसेंट लोगों को बचाने के लिए और जो बंदूक उठा करके लोगों को धराता है, धमकाता है, उनको भी संभालने के लिए हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए हमने खास ध्यान देते हुए अभियान चलाया। और तीसरा है जो वहाँ के लोगों के साथ में समन्वय रखने के लिए और पब्लिसिटी, अच्छा ओपिनियन जाए लोगों के बीच में, सरकार का अच्छा नियत सामने में आए और माओवादियों का जो गलत नियत है वो भी सामने में आना चाहिए। तो इस तरीके से 3 फ्रंट स्ट्रेटेजी जो हमारा रही है वो बहुत सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं। और झारखंड में
बहुत हमको सफलता प्राप्त हुए हैं। पिछले 2 साल में काफ़ी तादाद में सरेंडर हुए हैं और हमारे जो सरकारी तंत्र हैं वो सब जगह पहुंच रहे हैं। वो बहुत अच्छा उपलब्धि वहाँ हमको देखने को मिला है। छत्तीसगढ़ के दक्षिण साइड में कुछ समस्याएं अभी भी हैं, लेकिन उसको भी धीरे धीरे हम अपने काबू में ला रहे हैं। और महाराष्ट्र के जो छोटे से जो इलाका में प्रभावित है उसको भी निपटने में कामयाब हो रहे हैं। आंध्र प्रदेश में लगभग, तेलंगाना में लगभग ख़त्म है। बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में प्रभावित थे, वो भी उसमें कमियां आई हैं। तो लगभग मध्य भारत में जो माओवादियों का प्रभावी क्षेत्र है उसमें कमी हो गया है और सरकार का जो कामकाज है लोगों तक पहुंच रहे हैं। हम बात कर रहे हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू जी से, और जिस तरह से आंकड़े भी बताते हैं कि नक्सलवाद माओवाद की जो हिंसक घटनाएं उसमें 40% तक कमी आई है। और वो कौन से क्षेत्र हैं जहां पे आने वाले सालों में मंत्रालय अपना ध्यान फोकस रखेगी, हम ये जानने की कोशिश करेंगे एक और ब्रेक के बाद। सुर्खियों की भीड़ में अहम खबरें, असल मुद्दे जो डालते हैं आपकी जिंदगी पर असर, दिन भर की हर बड़ी खबर का बेबाक विश्लेषण, सच, सटीक, संपूर्ण। न्यूज नाइट, सोमवार से शुक्रवार रात 8 से 10 बजे, सिर्फ डीडी न्यूज पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू जी से। रिजिजू जी, अगर हम देखें तो पिछला जो 2 साल का वक्त रहा है काफ़ी उतार चढ़ाव का रहा है। इन तमाम उपलब्धियों के अलावा वो और कौन से मुद्दे रहे जिन पे खास फोकस रहा, जिस पे उपलब्धियां मंत्रालय ने पाई हैं? देखिए, हमारे पास गृह मंत्रालय में तो आप जानते ही हैं करीब करीब यहाँ 23 विभाग है। देश का सबसे बड़ा मंत्रालय होने के नाते हम, जैसे कि हमारे पास डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, प्राकृतिक आपदा को संभालने का जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को है। इसमें बहुत बड़ी उपलब्धि की है। पिछले 2 साल में हमारा छवि बदला है। और आपको शायद पता होगा, मुझे एक मंत्री इस मंत्रालय के होने के नाते भी और अपना एक कंट्रीब्यूशन के हिसाब से यूनाइटेड नेशन की ओर से जो डिज़ास्टर चैंपियन डिक्लेयर किया है। यानी कि भारत ने बढ़ चढ़ करके प्राकृतिक आपदा को निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम किया है पूरा विश्व में सराहना किया है। कहीं भी आग लगा हो, कहीं भी भूकंप आ गया हो, कहीं भी बाढ़ आ गया हो, इतना तेज़ी से रेस्पॉन्स भारत सरकार का कभी नहीं रही है। ये बहुत बड़ी बात है। कभी मौका मिलेगा वो अलग से चर्चा करने का विषय है। उसके बाद हमने जो वीज़ा का रेजिम है, हमने 150 देशों को इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा ट्रैवल का प्रावधान दिया है। यानी कि आप घर में बैठे बैठे वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और 72 घंटे के अंदर हम उसको क्लियरेंस भी देते हैं। तो इसमें हमारे जो देश में पर्यटक आने का जो सिलसिला उसमें कितना बड़ी है, उसमें हमारा गृह मंत्रालय ने इतना बड़ा ये काम किया है। बहुत चर्चा में नहीं आया ये, क्योंकि ये सॉफ्ट काम है। हमने इतना काम किया कि आमदनी कितना बड़ी है इस देश के लिए। अब लोग हिंदुस्तान आने के लिए पहले की तरह वहाँ हमारे जो एम्बेसीज, हाई कमीशन होते हैं, वहाँ ठोकरे खाने का ज़रूरत नहीं है। घर में बैठे बैठे आप प्राप्त कर सकते हैं वीज़ा। इस तरीके से हमने जैसे CAPF, सेंट्रल आर्म फोर्सेस में CRPF, CISF, SSB, हमारे ITBP और तमाम हमारे जितना भी जो संगठन है, सारे में खास करके CRPF और CISF में 33% महिलाओं को भर्ती कराने का प्रक्रिया हमने शुरू किया है। और CRPF, ITBP, SSB और बाकी जितना हमारे फोर्सेस है उसमें भी 14 से 15% महिलाओं को भर्ती करने का प्रक्रिया वो भी शुरू हो गई है। और पूर्वोत्तर का पहले बार दिल्ली पुलिस में 400 से अधिक इसी साल हमने कांस्टेबलरी में रिक्रूटमेंट शुरू किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुवाहाटी DG कॉन्फ्रेंस में ये बात कहा था कि ये भारत का राजधानी है दिल्ली, यहाँ हर क्षेत्र से लोगों को दिल्ली पुलिस में रहना चाहिए ताकि देश का एक सिंबॉलिक पुलिस रहे। तो हमने पूर्वोत्तर के लोगों को कांस्टेबलरी में प्रक्रिया शुरू किया है भर्ती करने का।
तमाम प्रकार का हमने काम किया है। आपको हम गृह मंत्रालय का गिनती करके बताएंगे तो पूरा दिन भर लग जाएगा। जी, निश्चित तौर पर, और इस तरह से शायद जो यहाँ जो उत्तर पूर्व के लोग रहते हैं उनको और ज़्यादा भरोसा होगा। अब हमारा समय लगभग खत्म हो रहा है। अगर हम देखें 2 साल उपलब्धियों भरे रहे, लेकिन अभी 3 साल आगे बाकी हैं। जिस तरह से प्राकृतिक आपदाओं की घटनाएं बढ़ी हैं, जिस तरह से हम जानते हैं चुनौतियां बढ़ी हैं, जिस तरह से ISIS जैसे खतरे अब हमारे सामने हैं, तो किस तरह के लक्ष्य कर रहे हैं अगले आने वाले सालों के लिए? क्या मुख्य एजेंडा रहेगा, फोकस पॉइंट रहेगा? फोकस हमारा साफ है। देश सुरक्षित होना चाहिए। देश के जितना नागरिक हैं वो इस देश में सुरक्षित सिर्फ महसूस ही नहीं, उसका पुख्ता इंतज़ाम होना चाहिए। और इस देश का जो बॉर्डर है, हमारा जो सीमा है, सीमा से ही हमारा देश का तस्वीर बनता है। पूरा हिंदुस्तान का सीमा को सुरक्षित रखने के लिए हमारे पास जो भी कदम उठाने की आवश्यकता हमको दिखता है, हम पूरा उसको पूरा करने का लक्ष्य हमने रखा है। उसके बाद इस देश को दुनिया के सामने में अच्छा छवि देने के लिए जो भी संभव प्रयास है हम कर रहे हैं। कोई भी विदेशी जो इस देश में आता है तो हम उनसे ऐसे हम अपना देश का तस्वीर देना चाहिए जिससे वो कह सके कि हिंदुस्तान जो है विश्व का एक महान देश है। और साथ साथ हमारे देश में लोग आते हैं तो आजकल के ज़माने में लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान जो है एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पे FCRA जैसे कि ये आपका फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का मैं जिक्र करना चाहता हूँ। लाखों करोड़ों यहाँ पैसे आते हैं, उसको पहले के मुकाबले हमने उसको स्ट्रीमलाइन किया है। बहुत अच्छी तरह से लोग अगर यहाँ पैसा लाना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, या आप FDI के माध्यम से हो या FCRA के माध्यम से हो, उसको हमने स्मूथ किया है ताकि हमारे देश से बाहर जितना भी हमारा भारत के प्रवासी भारतीय लोग रहते हैं या विदेशी हो, यहाँ एक केंद्र बिंदु बना करके हिंदुस्तान में जो भी आना चाहता है उसको पूरी की पूरी सुरक्षा, सहूलियत और उसको समर्थन हम देते हुए गृह मंत्रालय इस देश को एक साफ सुथरा, मजबूत और एक सुरक्षित देश प्रदान करने का हमारा लक्ष्य है। हम उसको पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद किरण रिजिजू जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस खास मौके पे। तो जिस तरह से चाहे वो बड़े मसले आतंकवाद, नक्सलवाद, इस तरह के मसले हो, लेकिन और भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसे अब सॉफ्ट एरिया कह सकते हैं, जिसमें जो है तमाम तरह की कोशिशें हुई हैं, जिस तरह से गृह राज्य मंत्री ने बताया हमें। और निश्चित तौर पर जो आने वाला वक्त है उस पर ज़रूर निगाहें रहेंगी और सुरक्षित और मजबूत भारत हमारे सामने होगा। हमारे इस खास बातचीत में इतना ही। नमस्कार।